हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी पीपीबी की क्लास में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी पीपीबी की क्लास के साथ, यानी 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज के साथ दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे रेमिटेंस के ऊपर, है ना। एंसिलरी सर्विसेज आज हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक, ये 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। यहीं पे हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मेल ट्रांसफर को भी पढ़ेंगे। यानी जो पहले की व्यवस्था थी वो आज कवर करेंगे, जो आधुनिक व्यवस्था है डिजिटल पेमेंट वो कल कवर करेंगे। सो दोनों पार्ट पे आपके जो रेमिटेंसेज या एंसिलरी सर्विसेज हैं वो कवर हो जाएंगी, और ये आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहां पर आपको पीपीबी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेमिटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? जब भी आप एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजते हैं तो इसे हम रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिटेंस। यानी जब भी आप पैसा एक जगह से, है ना, ए पॉइंट से अगर आप पैसा बी पॉइंट पे मनी को क्या करेंगे? भेजेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेमिटेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? रेमिटेंस कहेंगे। सो जब रेमिटेंस की बात की जाती है तो रेमिटेंस रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ फंड, पैसे का ट्रांसफर। और अब अगर आप ब्रांच से भेजते हैं तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक बैंक, अब वो दूसरी ब्रांच जो है वो सेम बैंक की भी हो सकती है और अदर बैंक की भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। सो रेमिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ फंड ऑन ब्रांच ऑफ अ बैंक टू अनदर ऑफ द सेम बैंक और डिफरेंट बैंक। यानी कुल मिला के एक ब्रांच से जब आप पैसा दूसरी ब्रांच में भेजते हैं, अब ये ब्रांच सेम बैंक की भी हो सकती है, सेम बैंक की भी हो सकती है, और ये ब्रांच अदर बैंक की भी हो सकती है। किसकी हो सकती है? अदर बैंक की भी हो सकती है। तो जब पैसा एक ब्रांच से, है ना, माइग्रेट करेगा दूसरी ब्रांच की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? रेमिटेंस कहेंगे। सो कस्टमर कैन मेक रेमिटेंस विद इन द सिटी थ्रू बैंकर्स चेक, है ना। अगर शहर के अंदर ही उसे रेमिटेंस करना है तो बैंकर्स चेक का सहारा लेता है। एंड फॉर रेमिटिंग फंड फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे भेजना चाहता है तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी वो पैसा भेज सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास मेल ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर का भी ऑप्शन होता है, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS। तो ये आपके कुछ माध्यम है जिनके थ्रू पैसा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप भेज सकते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने रेमिटेंस, हमने किसकी बात की? रेमिटेंस की बात की। और रेमिटेंस का मतलब क्या है? रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मनी। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसे का ट्रांसफर, है ना, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अनदर ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब हम पैसा भेजते हैं तो इसे हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांचेस सेम बैंक की भी हो सकती हैं। जो ब्रांच है वो सेम बैंक की ब्रांच के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, और डिफरेंट बैंक के बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। सेम बैंक में भी ये ट्रांसफर हो सकता है और डिफरेंट बैंक में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। जब आप विद इन द सिटी, विद इन द सिटी अगर आप अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप बैंकर्स चेक का सहारा ले सकते हैं। किसका? बैंकर्स चेक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। लेकिन अगर आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर, है ना, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक, तो आप यहां पे किन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? डिमांड ड्राफ्ट का सहारा ले सकते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर का सहारा ले सकते हैं, मेल ट्रांसफर का सहारा ले सकते हैं, मेल ट्रांसफर का ट्रांसफर का सहारा आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए NEFT और आरटीजीएस जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, डन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग सर्विस, जब से CBS आ गया, क्या आ गया? CBS, कोर बैंकिंग सर्विस। एक्चुअली होता तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों। तो कोर बैंकिंग सर्विस के आ जाने से
अब आपको फिनटेक सर्विसेज की सहायता से, है ना, आपका जो फंड ट्रांसफर करना है वो और आसान हो गया है, ईज हो गया है, जिसमें आप डिजिटल ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिजिटल पेमेंट के थ्रू पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले हमारा मेल ट्रांसफर और टेलीग्राफिक ट्रांसफर चलता था, ऑलमोस्ट अब ये गायब हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक की। किसकी बात करेंगे? डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। तो अभी हमने क्या देखा? बैंक ड्राफ्ट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, जिसे आप एक से दूसरे के पक्ष पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बैंक ड्राफ्ट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और एक ऑर्डर होता है, एन ऑर्डर ड्रॉन बाय वन ब्रांच of the bank instructing another branch of the bank to pay a certain sum of money to the order of certain person। क्या ये समझ में नहीं आया? इसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका है और इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, मतलब जो जिसको मिलना है पैसा, है ना, उसने कहा कि उसका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या बनेगा? डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। क्या बनेगा? डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है, जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है, जो हमारा क्या होगा? सेंडर होगा। जो क्या होगा? सेंडर होगा। वो कहां जाएगा? वो एसबीआई की किसी ब्रांच में जाएगा। एसबीआई की किसी ब्रांच में जाएगा और वहां पे वो क्या करेगा? डिमांड ड्राफ्ट तैयार करेगा। ठीक, और उस डिमांड ड्राफ्ट को वो उस व्यक्ति को, जैसे वो डिमांड ड्राफ्ट, ये ब्रांच क्या बनाएगा? डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। इस डिमांड ड्राफ्ट को उस पर्सन को दे दिया जाएगा जिसको पैसा रिसीव करना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो ये डिमांड ड्राफ्ट है, ये क्या कहना चाह रहा है? डिमांड ड्राफ्ट ये कहना चाह रहा है कि जो भी पैसा इनको रिसीव होना है, जो ये रिसीवर है, जिनको भी पैसा रिसीव होना है, ये जो रिसीवर है, क्या है दोस्तों? रिसीवर है। इनको पैसा रिसीव होना है। तो अब इन्होंने पैसा किसको दे दिया? इस ब्रांच को दिया। इस ब्रांच ने क्या बना दिया? डिमांड ड्राफ्ट बना दिया। डिमांड ड्राफ्ट इनके पास गया, ये अपने किसी भी एसबीआई के अकाउंट से पैसा ले लेंगे। तो जिस ब्रांच ने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया है, वो क्या करता है? एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उस ब्रांच को, जो ब्रांच पैसा पे करेगी रिसीवर को। तो यही बात यहां पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है? कि बैंक ड्राफ्ट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो एक ब्रांच किसी बैंक की इंस्ट्रक्ट करती है अनदर ब्रांच को कि वो पे कर दे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। ठीक है, यानी इस ब्रांच ने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की इस ब्रांच को कि आप क्या कर दो, इनको सर्टेन सम, जितने का ये डिमांड ड्राफ्ट, सपोज 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट है सपोज, तो 25,000 को पे करने का इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है? तो डिमांड ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो जो बैंक ड्राफ्ट होता है ये एक प्रकार से बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, ना कि चेक की तरह। ठीक है दोस्तों, सो बट बिफोर द पर्पस ऑफ वेरियस प्रोटेक्शन अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ट्रीट एज अ चेक। तो याद रखिएगा, जो भी हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, जो क्या होता है? हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, वो एक प्रकार से क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक, तो ये चेक की तरह काम नहीं करता। ठीक, बट इसको क्या देने के लिए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। क्या देने के लिए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसको वही प्रोविजन इनके ऊपर यूज होते हैं, वही प्रोविजन इनके ऊपर यूज होते हैं जो कि चेक के ऊपर होते हैं। चेक नहीं है, बट चेक वाले प्रोविजन, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रोविजन है, वो बैंक ड्राफ्ट पे लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है? नाउ अगला पॉइंट क्या कहता है? डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेबल टू द बियरर। अगर कोई व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट लेके जाए और कैश काउंटर पे उसका भुगतान लेना चाहे तो इट इज नॉट पेबल टू द बियरर, यानी जो व्यक्ति लेके जाता है उसको इसका भुगतान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अ डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेबल टू द बियरर एज इट वुड अमाउंट ऑफ अ करेंसी नोट। है ना, जैसे करेंसी नोट होता वैसे नहीं है, क्योंकि ये वायलेशन होगा। अगर इसको बियरर के तौर पे पेमेंट कर दिया जाए तो ये वायलेशन हो जाएगा सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 का। सो बैंकर्स चेक आर इशूड बाय द बैंक फॉर मेकिंग लोकल पेमेंट इंक्लूडिंग दोस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। यानी देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी बैंक जो बैंकर्स चेक जारी करता है, क्या करता है? बैंकर्स चेक जारी करता है,
वो बैंकर्स चेक किसके बिहाफ पे बैंक जारी करता है? अपने कस्टमर के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? कस्टमर के बिहाफ पर जारी करता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? लोकल पेमेंट। क्या किया जाता है? लोकल पेमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमें बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट में एक बेसिक है ना अंतर देखना हो, डिफरेंस देखना हो, तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मीनिंग। बैंकर्स चेक और पेमेंट ऑर्डर is a check issued for making the payment within the same city। अभी आपने पढ़ा बैंकर्स चेक का यूज किया जाता है लोकल पेमेंट करने के लिए, यानी विद इन द सेम सिटी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप बैंकर्स चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। डिमांड ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट इज द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन एट वन सिटी टू अनदर पर्सन अनदर सिटी। अगर आपको एक सेंटर से दूसरे सेंटर में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। यानी एक व्यक्ति जो एक शहर में है और दूसरा व्यक्ति जो दूसरे शहर में, तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। और इसके तहत, किसके तहत? डिमांड ड्राफ्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत, है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का जिसका यूज पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फिर स्पेशल फीचर क्या है? जितने भी बैंकर्स चेक होंगे उस पे लिख के आएगा नॉट निगोशिएबल, यानी ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बट जितने भी डिमांड ड्राफ्ट होंगे उस पे लिख के आता है अकाउंट पे ही। कौन सा क्रॉसिंग होता है? अकाउंट पे ही। तो दोनों में याद रखिएगा, जो हमारे बैंकर्स चेक होते हैं, क्या होते हैं? बैंकर्स चेक होता है। जो भी हमारा बैंकर्स चेक होता है वो क्या होता है? निगोशिएबल मतलब नॉट निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल उस पे लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जितना भी हमारा क्या होगा? डिमांड ड्राफ्ट होगा उस पे लिखा रहेगा अकाउंट पे ही। क्या लिखा रहेगा? अकाउंट पे। अकाउंट में ही इसका भुगतान होगा, बियरर को भुगतान नहीं होगा। क्लियरेंस की बात करें तो इट कैन बी क्लियर इन एनी ब्रांच ऑफ द सेम सिटी और इट कैन बी क्लियर एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम सिटी। ठीक है दोस्तों, डन है। इसकी वैलिडिटी भी 3 महीने होती है और इसकी भी, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, इन सब की वैलिडिटी 3 महीने रखी गई है। पहले 6 महीने होती थी। स्केल की बात करें तो बैंकर्स चेक कैन बी क्लियर्ड इन एनी ब्रांच ऑफ द बैंक प्रोवाइडेड इट कम्स अंडर द लोकल जुडिक्शन। तो लोकल जुडिक्शन में जो भी ब्रांच आएगी वहां से इसका भुगतान हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट कैन बी क्लियर एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटी। जरूरी नहीं सिटी की बात हो, बट डिमांड ड्राफ्ट उसी बैंक की किसी भी ब्रांच, कंट्री लेवल पे कोई भी ब्रांच होगी वहां पे उसका भुगतान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है। अब इशू ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक। अगर कोई भी डीडी बैंक ने जारी कर दिया है और कस्टमर से वो डीडी मिस हो जाता है, क्या हो जाता है? कस्टमर से वो डीडी क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या प्रोविजन है, उसकी अगर हम बात करें। So duplicate DD or BC is lieu to lost instrument can be issued subject to the payment not already having been made and furnishing of indemnity by the purchaser or pay। इनका कहना है, देखो इनका कहना क्या है। ठीक, इनका कहना क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर राजेश, मान लीजिए कोई व्यक्ति है मिस्टर राजेश। कौन है? कोई पर्सन है जिनका नाम क्या है दोस्तों? राजेश। एक पर्सन है जिनका नाम है राजेश। राजेश गए किसी बैंक के पास और उस बैंक ब्रांच में इन्होंने डीडी क्या किया? बनवाया। ठीक है, तो बैंक को इन्होंने क्या दिया? पैसा दिया। मान लो 50,000 का डीडी है और बैंक ने इनको 50,000 का क्या बना के दे दिया? डीडी बना के दे दिया। ठीक, अब जब ये जा रहे थे तो इनसे जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये किसके पास? फिर से ये बैंक के पास जाएंगे। किसके लिए? ये बैंक के पास जाएंगे और बैंक से कहेंगे हमें डुप्लीकेट क्या दे दो? डुप्लीकेट डीडी इशू कर दो। तो बैंक इशू कर देगा, बट बैंक सबसे पहली कंडीशन ये चेक करेगा कि उस डीडी डिमांड ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट ऑलरेडी इशू है, डिमांड ड्राफ्ट जो ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, क्या किया? ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, उसका पेमेंट ना हुआ हो। पेमेंट नॉट ऑलरेडी डन, है ना। पहले कोई पेमेंट ना हुआ हो। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो डिमांड ड्राफ्ट जारी हो जाएगा।
दूसरा एक कंडीशन और है, यहां पे बैंक राजेश से एक लेटर लेगा जिसका नाम है इंडेमनिटी लेटर, इंडेमनिटी लेटर लेगा। अब इंडेमनिटी लेटर क्यों? कि जब बैंक इनको कोई डुप्लीकेट डीडी अगर इशू कर देता है और अगर पुराने वाले डीडी से कोई पेमेंट हो गया जिसकी वजह से बैंक को लॉस हुआ, तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? राजेश, है ना। ये कौन होंगे? इंडेमनिटी, ये कौन होंगे? इंडेमनीफायर होंगे और ये इंडेमनिटी होल्डर होगा। इस लेटर में ये जो बैंक से राजेश से बैंक इंडेमनिटी लेटर लेगा, तो जो राजेश होंगे, जो हमारे राजेश होंगे, वो कौन होंगे? इंडेमनीफायर, यानी ये इंडेमनीफायर, ठीक। और बैंक यहां पे क्या होगा? बैंक यहां पे क्या होगा? इंडेमनिटी होल्डर। क्या होगा? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, ठीक है, एक ही बात है, होल्डर, ठीक है। यानी अगर इस डीडी से, जो डुप्लीकेट डीडी इशू किया गया, अगर इससे बैंक को कोई भी लॉस होता है तो इस लॉस की भरपाई कौन करेगा? राजेश करेंगे। किसको? बैंक को, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन यहां पे चलेगी, ठीक। अब आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई हैज एडवाइज दैट डुप्लीकेट इज टू बी इशूड विद इन फोर्टनाइट। आरबीआई कहता है कि जो भी डुप्लीकेट डीडी की रिक्वेस्ट आएगी उसे 14 दिन, फोर्टनाइट यानी 14 दिन के अंदर, फोर्टनाइट 14 दिन के अंदर आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट आपको क्या करना है? इशू करना है, ठीक है दोस्तों। क्या कर देना है? इशू कर देना है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर, फोर्टनाइट, है ना, फोर्टनाइट, नाइट, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक। फॉर डिले बियॉन्ड दिस स्टुपुलेटेड पीरियड, बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट at the rate applicable on fixed deposit of the corresponding maturity in order to compensate the customer for such delay where the request has been made by the purchaser or beneficiary। अब मान लो किसी राजेश ने बैंक से डुप्लीकेट डीडी की रिक्वेस्ट की थी, डुप्लीकेट डीडी की क्या की थी? रिक्वेस्ट की थी। अब ये रिक्वेस्ट फुलफिल कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? नियम क्या कहता है? 14 डेज के अंदर, ठीक। अगर कोई भी बैंक 14 डेज से ज्यादा डिले कर देता है, ठीक है, तो जितने अमाउंट का डीडी है और जितने टाइम पीरियड डिले करेगा, अगर उतना ही अमाउंट, यानी मान लो सपोज 50,000 का अमाउंट है और उसने 10 दिन अगर डिले कर दिया, 10 डेज, तो 10 डेज का जो भी 50,000 का एफडी का इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट बैंक पे करेगा। किसको? कस्टमर को देगा, बैंक पे करेगा। किसको? कस्टमर को। डन है? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, ठीक, ठीक है, डन, पे करेगा, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिले वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ थर्ड पार्टी होल्डर। ये सिर्फ किसके लिए जिम्मेदारी होगी? राजेश के लिए। किसी थर्ड पार्टी होल्डर के लिए ये मतलब लाइबिलिटी बैंक की नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मेल ट्रांसफर। अब नहीं चलता मेल ट्रांसफर, पहले चलता था। अ मेल ट्रांसफर हैज बीन अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस इन विच amount remitted by a customer or non-customer is directly credited to the account of the beneficiary with another branch of the same bank। तो जो मेल ट्रांसफर होता था, इसमें क्या होता था? जिस व्यक्ति को पैसा भेजना है, वो चाहे कस्टमर हो बैंक का चाहे नहीं हो, वो डायरेक्ट डिपॉजिट करता था अकाउंट में, किसके? बेनिफिशियरी के अकाउंट में, और उनके पास पैसा पहुंच जाता था। सो मेल ट्रांसफर वुड बी सेंट बाय इशूइंग ब्रांच डायरेक्टली टू द ड्रॉई ब्रांच बाय पोस्ट। तो इसके लिए क्या होता था कि जो मेल ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लीजिए ए ब्रांच में मैंने पैसा जमा डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो ए ब्रांच बी ब्रांच के पास मेल भेज देगी कि आपको मिस्टर एक्स का पैसा पेमेंट करना है, ये पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। तो बाय पोस्ट ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी और वहां बेनिफिशियरी को पैसा मिल जाता था। तो जो ड्रॉई ब्रांच होती थी, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो क्रेडिट, जो भी पैसा मेल ट्रांसफर के थ्रू क्रेडिट हुआ है कस्टमर के अकाउंट में, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर क्रेडिट कर दे। जिस दिन इनको रिसीव हुआ है, जिस डेट को इनको रिसीव हुआ है, उस रिसीव से 7 डेज के अंदर कस्टमर के अकाउंट में इनको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा अमाउंट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली रिलीवेंस ऑफ मेल ट्रांसफर इज लॉस्ट ड्यू टू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। सो आर ट्रांसफर अमंग द ब्रांचेस आर
डन थ्रू सीबीएस इजीली एंड इंस्टेंटली। फिर इसमें एक और चीज जोड़ी गई, टेलीग्राफिक ट्रांसफर पहले चलती थी। सो टेलीग्राफिक ट्रांसफर हैज बीन अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, इसमें भी एक प्रकार से पैसा ट्रांसफर किया जाता था, विच एडवाइस बाय टेलीग्राम, टेलेक्स और ओवर द फैक्स। यहां पे जो बैंक दूसरी ब्रांच को जो एडवाइस या इंफॉर्मेशन देता था वो टेलीग्राम के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू या फैक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देता था। सो बेसिक एस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर वर अदरवाइज आइडेंटिकल टू दोस ऑफ अ मेल ट्रांसफर। तो जैसा मेल ट्रांसफर था वैसे ही था, बस उसमें इसमें फास्ट, देखो मेल ट्रांसफर में कितना दिन लगता था, 7 डेज रिसीव होने के बाद, और यहां पे रिसीव होने के बाद 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 डेज में पैसा बेनिफिशियरी को क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर, 2 डेज। तो ये थोड़ा सा फास्ट है, बट ये भी अब रिलीवेंस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें आज हमने डिस्कस किया बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो पढ़ाया है इसको मत मिस करिएगा, डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं, स्टार बना देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप इनको तैयार कर लीजिए। तो आज की क्लास में यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है या परीक्षा से रिलेटेड कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, पीपीबी बड़ा सिलेबस है, और अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं। हम आपके लिए, आपको सजेशंस, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाए, ऑलवेज अवेलेबल है। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने पॉइंट्स, या जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।